टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स ग्रुप, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत हमारे खास शो में और कई सारी बातें हम लोग इस शो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। डिडक्शन, एग्जम्पशन और रिलीफ को एक समझने की ना करें भूल। आपके बच्चे में है एक्स्ट्रा टैलेंट तो उससे होने वाली कमाई पर क्या देना होगा टैक्स, और साथ में ये भी बताएंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया है सस्पेंड तो क्या करें कारोबारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन टैक्स डिडक्शन, टैक्स रिबेट, टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स रिलीफ, कई सारे शब्द होते हैं। सुनने में जब इसका अनुवाद करते हैं तो लगता है कि सब मोटा मोटी एक ही चीज है, और ये एक समझने की भूल लोग तब ज्यादा करने लग गए जब वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि इतने लाख रुपए तक की आमदनी को हम लोग टैक्स रिबेट में डाल रहे हैं। तो ये उलझन काफी ज्यादा बढ़ गई पिछले कुछ हफ्तों से। इस उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप लोगों के सवाल भी लेंगे, उसका जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले इस उलझन की गुत्थी को सुलझाते हैं। कोहली साहब, ये डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ, ये बड़ा ही मतलब कॉमन सा शब्द है। सच पूछे तो लगता है कि सबका एक ही मतलब होता होगा, कि नहीं? ऐसा नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए इसको डिस्कस करना लक्ष्मण जरूरी है, क्योंकि जो आम करदाता है वो इनको एक ही समझता है, बल्कि तीनों को मिला के जो सबसे कॉमन शब्द आता है वो एक चौथा है, रिबेट कि हमने तो रिबेट ले लिया। तो इसका फर्क समझना जरूरी है। देखिए, प्रिंसिपली हम समझ लेते हैं कि क्या चीज होता है। जो एग्जेम्पशन होती है वो हम उन इनकम्स को कहते हैं जो कि शुरू से ही टैक्स के दायरे में नहीं होती। उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर इनकम है, या आपका हाउस रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है, जो कि शुरू से ही जुड़ता नहीं है। सेक्शन 10 के अंतर्गत ज्यादातर ये आते हैं। जुड़ता नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकम जब आपकी कैलकुलेट की जाती है टैक्सेबल इनकम, तो उसमें छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया जाता है। वो हो गई एग्जेम्पशन। बिल्कुल, आप एग्जेम्पशन और छोड़ ये याद रखने के लिए आसान हो गया। अब आता है डिडक्शन। डिडक्शन होता है जो आपकी इनकम में जुड़ता है। इनकम में, ध्यान दीजिएगा, इनकम में जोड़ा जाता है और उसके बाद किसी सेक्शन के अंतर्गत इसको घटा दिया जाता है। उदाहरण, और इसका तो सबसे मशहूर उदाहरण है चैप्टर 6A के जो 80 सेक्शन 80 फैमिली के जो होते हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि पहले जुड़ता है और फिर घटा दिया जाता है। तो डिडक्शन, घटा, मैं पहचान के लिए बता रहा हूं। ये डिडक्शन घटाया जाता है अगर कुछ शर्तों के साथ। कुछ शर्तों के साथ, मतलब आप जैसे सेक्शन 80 में आप निवेश करके घटा रहे हैं, 80D में आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं वगैरह वगैरह, या आप 80G में डोनेशन करके घटा रहे हैं, मतलब वो घटाया जाता है। अब आता है रिलीफ। अब रिलीफ क्या है, ये उससे भी आगे है लक्ष्मण। इसमें क्या है कि एग्जेम्प्ट भी नहीं करना है, घटाना भी नहीं है, टैक्स भी कैलकुलेट करना है, पर टैक्स के ऊपर उस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स में से एक आपको घटाने को मिल जाएगा, या यूं कहूं कि रिलीफ मिल जाएगा। और उदाहरण इसका है, जैसे एरियर्स मिलते हैं। हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, पिछले सालों के एरियर्स मिल गए, क्या इन एरियर्स में से हमको कुछ राहत मिल सकती है? तो सेक्शन 89(1) के अंतर्गत रिलीफ मिलता है आपको। तो ये तीनों का फर्क समझना लक्ष्मण बहुत जरूरी है। एक आपने बात कही रिबेट, और दूसरी बात कि अगर इस फर्क को ना समझे, गलती से लोग एक समझने की भूल कर दें तो नुकसान क्या होगा? नुकसान हमने तो रिबेट पहले मैंने होते देखा है। और क्या देखा है कि कुछ लोगों ने क्या किया, डिडक्शन को रिलीफ समझ लिया। अब डिडक्शन को जब रिलीफ समझा तो उन्होंने क्या किया कि जो उनको डिडक्शन मिलनी थी 80C की, 80D की, या किसी भी कैटेगरी की, उसको उन्होंने टैक्स में से घटा दिया। या आपने एग्जेम्पशन को डिडक्शन समझ लिया, डिडक्शन को एग्जेम्पशन। तो उससे क्या होगा, अगर आपको फर्क नहीं पता होगा, आपको देखिए लक्ष्मण, ये तो पता है ना, तीनों ही राहत दे रहे हैं। तीनों को अगर मैं एक शब्द में कहूं तो राहत, तो वो राहत उनको लग रहा है कि राहत मिल रही है, कहीं ना कहीं इसको ले लो, बस वो कहीं ना कहीं वाला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए फर्क समझना जरूरी है। रिबेट को आप समझाना चाह रहे थे? रिबेट तो मैं ये कह रहा था कि रिबेट जो आम टैक्स पेयर है, इन तीनों को ही रिबेट कह देता है। हमारे पास जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो रिबेट से ही स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, जबकि तो ऐसा होता नहीं। ऐसा रिबेट नाम की कोई चीज नहीं है। या रिलीफ है, या डिडक्शन है, या एग्जेम्पशन है। तो बिल्कुल आप इस तीनों को एक समझने की भूल ना करें, खास तौर से तब जब आप टैक्स पेयर्स हो और आप अपने टैक्स की देनदारी को कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं नागपुर, जहां से नरेश तालवेकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार लक्ष्मण जी, बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए। बताएं क्या उलझन है आपकी? मेरी ये उलझन है कि मुझे बैंक ऑफर में मुझे पर्सनल लोन का मुझे ऑफर मिला था। ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो पूरा अमाउंट है मैंने ट्रांसफर कर दिया डिमैट अकाउंट में। अच्छा। और उसमें ट्रेडिंग करता हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है। मेरा यही एक प्रोफेशन है, मेरा अदर कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ
क्या EMI पेड करता हूँ हाँ। तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट पेड करता हूँ, क्या मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ डिडक्शन के लिए? कोहली साहब, नरेश जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं नरेश जी, वहां पर जो आपने लोन लेके ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो आपने पैसा लगाया हुआ है, जो धन लगाया हुआ है, उसका इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। पर यही लक्ष्मण, अगर ये इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने लिया होता, मान लीजिए ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडर नहीं होते, तो फिर ये नहीं मिलता, क्योंकि ये ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक प्रकार का बिजनेस हो गया। तो बिजनेस के लिए जब आप लोन लेते हैं तो उस लोन का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन बाकायदा मिल जाता है। तो प्रिंसिपल का नरेश जी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि क्या हम लोन लेकर के ट्रेडिंग करना अलाउ है? कि कई बार ऐसा, जैसे कि कई लोन में कहा जाता है कि आप इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं लगाएंगे, इस तरह की शर्तें रहती हैं। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है लक्ष्मण। हाँ, आपने हाउसिंग लोन लिया है और आप उसको लगा रहे हैं, वैसे नॉर्मली जो लोन का देने वाला है वो इस चीज से दखल नहीं देता है कि आप उसको किस लिए लगा रहे हैं। ये वैसे एक सैद्धांतिक रूप से कहा जाता है। मुझे लग रहा है आप कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स में चलेगा। ये बात सच है कि उधार लेके और निवेश नहीं करना चाहिए, ये एक सैद्धांतिक प्रिंसिपल है, पर कानूनी तौर पे ऐसी कोई रोक टोक ज्यादा नहीं होती है। तो चलिए, तो आप ब्याज पर रिडक्शन ले सकते हैं क्योंकि आप इससे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यही आपका बिजनेस है। तो नरेश जी, उम्मीद करता हूं कि सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं पंजाब, जहां से पटियाला से जीवन कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जीवन जी, नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी बताएं। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, एक जैसे मेरे मदर हैं, सीनियर सिटीजन है, उनकी पेंशन प्लस बैंक इंटरेस्ट FD से इनकम है जो 6.5 लाख के करीब है। ठीक है। एंड एग्रीकल्चर इनकम है उनकी 4 लाख 4.5 लाख। ठीक है। जो न्यू टैक्स रजाइम है अगले साल के लिए, जहाँ पे 7 लाख तक इनकम का नील किया गया है ना, अगर इनकम प्लस पेंशन का, और एग्रीकल्चर को अगर क्लब करते हैं तो ये टैक्सेबल होगी या कैसे होगा इसका? अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि वही जो रिबेट और इसमें कंफ्यूजन इनको भी है, जो 7 लाख एग्जेम्पशन की बात कर रहे देखिए, हैं। एग्जेम्पशन आ गए हैं क्योंकि एग्रीकल्चर है। जी हाँ जीवन जी, जब एग्रीकल्चर इनकम साथ में होती है तो लक्ष्मण, इसमें एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट है आयकर में, उसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब है कि एग्रीकल्चर, कृषि से जो इनकम है वो बेसिकली एग्जेम्प्ट है, पर उसको रेट पर्पसेस के लिए इंक्लूड किया जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है जीवन जी, आपको मैं बता देता हूं कि पहले आप एग्रीकल्चर इनकम में जो उनकी दूसरी इनकम है, मैं 6 लाख आपने बताया, मैं नोट कर रहा था, 6 लाख और 4 लाख को आप जोड़ दें, उस पर टैक्स निकाल लें। उसके बाद आप जो एग्रीकल्चर इनकम है उसमें आप बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब जोड़ दें, उस पर टैक्स निकाल लें। पहले वाले टैक्स को दूसरे वाले टैक्स में से आप घटा दें, और घटा के, मैं जो कैलकुलेशन आपकी नोट कर रहा था, तो अगर 6 लाख में लेते हैं तो करीब 49,400 के आसपास इनका टैक्स निकल के आता है। तो जीवन जी, आप उनकी इस तरीके से, ये लक्ष्मण पंजाब से थे और इनका कुछ एक्सेंट मुझे पंजाबी लग रहा था, मैं उम्मीद करता जीवन जी तो अनुसारा समझ आ गया होगा। जीवन जी, समझ में आ गई बात? थोड़ा क्लियर नहीं हुआ इसमें, जो 7 लाख की एग्जम्पशन है वो विदाउट एग्रीकल्चर है, फिर वो एग्रीकल्चर क्लब होगी इसमें? हाँ बिल्कुल, उसमें क्लब होगी, जो एग्रीकल्चर टैक्सेबल बन गई। हाँ, जो जीवन जी जो कैलकुलेशन करेंगे आप, मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो आपकी जो एक्चुअल इनकम है उसमें आप एग्रीकल्चर जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो बेसिक स्लैब, जिस स्लैब में वो फॉल कर रही हैं, उस स्लैब में आप एग्रीकल्चर जोड़ेंगे, दोनों का टैक्स अलग अलग निकाल के रखेंगे, पहले वाले टैक्स में से बाद वाला टैक्स निकालेंगे, तो आपका फाइनल टैक्स पेबल आ जाएगा। चलिए, फिर भी कोई उलझन रह जाए जी, हाँ, तो आप हमें लिखिएगा, tax@moneycontrol.com पर आपके सवालों को फिर से सुलझाएंगे। लेकिन जितना आसान भाषा में समझाया कोहली साहब ने, उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझने दूर हुई हो। तो खैर, पंजाबी में समझा दिया आपको। चलिए, अब चलते हैं लखनऊ, जहां से नीलिमा मिश्रा जी का सवाल आया है। दरअसल ईमेल से सवाल भेजा है और ये बता नहीं रहे हैं कि ये अपने ऊपर सवाल लागू है किसी और के ऊपर। खैर, सवाल ये है कि पति से गिफ्ट किए गए धन से यदि पत्नी के नाम FD यानी फिक्स डिपॉजिट की गई है तो उससे जो ब्याज आमदनी होती है, तो क्या ब्याज पर क्लबिंग का नियम लागू नहीं होगा? यानी ऐसी धनराशि पत्नी की मानी जाएगी या फिर नहीं, पति की मानी जाएगी? अब देखिए, ये जो पत्नी को पति से धन मिला है लक्ष्मण, ये 2 तरीके का होता है। एक तो गिफ्ट होता है, उन्होंने जिक्र किया, पर आपको याद होगा कुछ शो पहले हमने एक पिन मनी की बात की थी, जो पति पत्नी को घर खर्च के लिए पैसे देता है या पॉकेट मनी के लिए पैसे देता है। तो अगर तो वो पिन मनी से इकट्ठा किया हुआ है, तब तो उसके पत्नी को जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। पर अगर ये गिफ्ट मिला है, मतलब गिफ्ट तो अब गिफ्ट होता है, तो अगर गिफ्ट मिला है तो फिर ये सेक्शन 64 में क्लबिंग का नियम लागू हो जाता है। बहुत ही बारीक नियम है, मतलब अगर गिफ्ट मिला है तब तो क्लबिंग का नियम लागू होगा। बिल्कुल, और इसमें ये भी नहीं कि आप पिन मनी के नाम पे
गिफ्ट को छुपा के दे रहे हैं क्योंकि उसमें वर्ड रीजनेबल इस्तेमाल किया गया है। मतलब मान लीजिए मेरा घर का खर्च 50,000 रुपए महीने है और मैं घर के खर्च के नाम पे 2-2 लाख रुपए महीने दे रहा हूं, तो फिर वो उस पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो अगर ये गिफ्ट मिला है तो फिर क्लबिंग लागू होगी। पर पिन मनी से अगर उस महिला ने बचत कर करके, सभी महिलाएं जो घर का खर्च मिलता है ना लक्ष्मण, उसमें से कुछ ना कुछ जरूर बचा लेती हैं, तो बचा के अगर उन्होंने उसको निवेश करके किया है, उसमें क्लबिंग नहीं होगी, गिफ्ट में क्लबिंग होगी। ये बात का आप ध्यान रखें। बिल्कुल, नीलिमा जी ने साफ भी किया कि उनको गिफ्ट के तौर पे पैसा मिला था और उससे वो एफडी की थी, उसका ब्याज। और मैंने पिन मनी भी इसलिए बता दिया कि बाई चांस अगर कहीं खिचड़ी पक रही है, दोनों धन मिल गए हैं, तो वहां भी वो कर सकते हैं। तो टैक्स बचाने का भी तरीका बता दिया कोहली साहब ने, और टैक्स लगेगा तो किन शर्तों के अधीन लगेगा वो भी इन्होंने बता दिया। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे एडवांस टैक्स की उलझन कैसे सुलझाएं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा कई बार लोगों ने हमें ट्विटर पे ही पूछा और अलग अलग सवाल भी आते रहते हैं। मैं चाहता हूँ इस सारे सवालों का जवाब एक साथ क्यों न दे दिया जाए कि कई लोगों के बच्चे के अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट होता है और एक्स्ट्रा टैलेंट कई बार उनके लिए कमाई का जरिया बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कमाई होती है बच्चों से, क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा या फिर उनकी कमाई को पेरेंट्स की कमाई में जोड़ दिया जाएगा? इस तरह कई सारे सवाल उठते हैं, तो क्यों नहीं सारे सवालों को जवाब कोहली साहब से ले लिया जाए। कोहली साहब, इसमें नियम क्या कहता है? देखिए, वैसे बच्चों के नाम जब आप कोई इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करते हैं या कोई इनकम का सोर्स ट्रांसफर करते हैं तो वहां क्लबिंग के नियम लागू होते हैं सेक्शन 64 में। 18 साल से कम का यदि बच्चा है, पर 18 साल से कम है तो? जी, उसको बच्चा मानते हैं, वो माइनर में आता है। पर अगर उस बच्चे ने अपने टैलेंट से या अपनी कोई स्किल से वो पैसा अर्जित किया है या वो कमाई करी है, तो फिर ये क्लबिंग नहीं होगी। एक और हालात में लक्ष्मण क्लबिंग नहीं होती, एक सेक्शन 80U है जहां दिव्यांग बच्चों के लिए, तो अगर दिव्यांग बच्चे की कोई इस प्रकार की आय हो रही है, वहां भी क्लबिंग नहीं होगी। और अगर क्लबिंग हो भी जाती है तो इसमें जो दो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनमें से जिनकी इनकम ज्यादा होगी उसमें जाके वो क्लब होगा। मतलब आपने देखना है कि दोनों माता पिता में किसकी इनकम ज्यादा है, वहां जाके क्लब हो जाएगा। और अगर हो जाता है तो 1500 रुपए प्रति चाइल्ड इसकी डिडक्शन भी मिलती है। तो ये देखना है कि बच्चे में मान लीजिए कई दफे कोई क्विज है, कोई ऐसा टैलेंट शो है या कोई सिंगिंग कंपटीशन है, उसमें बच्चे ने अपनी स्किल से जीता है, तो वहां पर वो क्लबिंग नहीं लागू होती, वहां क्लबिंग लागू नहीं होती। लेकिन शर्त यह है कि उम्र जो है बच्चे की 18 साल से कम होनी। हाँ, 18 के बाद तो फिर क्लबिंग वैसे ही नहीं होती है, क्योंकि 18 के बाद तो उसकी खुद की मेजर हो जाता है और उसकी खुद की फाइल बन जाती है, उसकी खुद की रिटर्न फाइल की जा सकती है। तो चलिए, तो इस तरह से अगर आपके घर में बच्चे हैं कोई और एक्स्ट्रा टैलेंट की वजह से कुछ कमाई हो रही है, तो इस नियम का खास ख्याल रखिएगा। पता चला कि इनकम टैक्स विभाग बच्चे को तो नहीं, लेकिन आपको नोटिस जरूर भेज सकता है, तो इसलिए जो भी टैक्स की देनदारी बनती है इस प्रावधान के तहत तो उसकी जरूर चुकाइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ कुलदीप जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड बैंकर हूँ और फैकल्टी हूँ बैंकिंग में। अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बताएं क्या उलझन है? हमारे साथ हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं शरद कोहली साहब, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जी जी, दो प्रश्न है सर। पहला प्रश्न है कि जो एडवांस टैक्स पेमेंट मैंने किया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका 26A में आजकल वो नहीं दिखा रहे हैं। लास्ट टाइम दिखाया था, इसमें कोई अच्छा लास्ट टाइम दिखाया था, इस टाइम नहीं दिखा रहा है। और लेकिन AIS में उन्होंने शो किया हुआ है, तो कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। एक तो ये प्रश्न है, दूसरा प्रश्न मैं बाद में बता दूंगा सर। ठीक है, पहले इसका जवाब लेते हैं आपसे। जी हाँ कुलदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। अब हाल से ये जो एडवांस टैक्स है ये अब 26AS में नहीं, इसको AIS में मूव कर दिया गया है। 26AS में कुलदीप जी अब सिर्फ और सिर्फ जहां पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, यानी कि जो जिन इनकम्स पे TDS कट रहा है, जिन ट्रांजैक्शंस पे TDS है, वही आपको दिखाई देगा। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, आगे से ये AIS में ही दिखाई देगा, कोई गलती नहीं हो रही है, ये अब ऐसा ही है जी। तो बिल्कुल इसका ख्याल रखिएगा। अगला सवाल कुछ आप पूछना चाह रहे थे?
जी, एक और प्रश्न है सर मेरा, तो ये कि मैं अपने स्पाउस से कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मैंने प्रॉपर्टी से मुझे मिला है प्रॉपर्टी सेल करने पर, उस पैसे को अपने स्पाउस से ही मैं फ्लैट परचेज करना चाह रहा हूँ अपनी स्पाउस से, तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे उनको ये कन्विंस करने के लिए कि ये अमाउंट मैंने कैपिटल गेन का इन्वेस्ट कर दिया है? देखिए कुलदीप जी, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के लिए किससे ले सकते हैं किससे नहीं ले सकते, ये अपनी ही स्पाउस से लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बस ये देखिए कि ट्रांजैक्शन जैसे होता है उसकी बाकायदा आप स्टैंप ड्यूटी देंगे ही, रजिस्ट्री उसकी होगी, और उसकी सेल डीड परचेज डीड अपने पास सुरक्षित रखें। ये बात सच है लक्ष्मण के ये अपलोड नहीं करनी होती रिटर्न फाइल करते टाइम आपको प्रॉपर्टी परचेज पेपर सेक्शन 54 के अंतर्गत जब आप कुलदीप जी बेनिफिट लेंगे, पर इसकी सेल परचेज डीड अपने पास संभाल के जरूर रखिए क्योंकि ये बड़ा ट्रांजैक्शन है, कैपिटल गेन बचाने के लिए कभी भी आपसे कुलदीप जी पूछा जा सकता है। बाकी आप अपनी पत्नी से मकान खरीदना चाहते हैं, बड़े शौक से खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं नागपुर, जहां से चैताली जी का ईमेल आया है, और ये जो ईमेल है इसमें ये जानना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट से के रिटर्न पर टैक्स लगेगा क्या, और इनको एक और कंफ्यूजन है कि बजट 2023-24 में इन इंस्ट्रूमेंट पर टैक्स प्रावधान क्या है। देखिए जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं हम सब जानते हैं, जब वो मैच्योर होता है और अगर 10% से प्रीमियम कम है तो सेक्शन 1010D के अंतर्गत आपको एग्जेम्पशन मिलती है, मतलब उस पे मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और जो नया नियम जो लाया गया है बजट में जो लाया गया उसके अंतर्गत हम सब जानते हैं, बहुत चर्चा में भी था कि 5 लाख से ज्यादा अगर प्रीमियम है तो फिर उसके लिए ये जो 1010D की एग्जेम्पशन है इसको हटा लिया गया है, क्योंकि आप इतने बड़े अगर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं तो सरकार का मानना है कि आपको टैक्स छूट देने की जरूरत नहीं है, आप तो बड़ा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। तो यही नया प्रोविजन है, इसके अलावा और कोई इंश्योरेंस में चेंज नहीं किया गया। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने के बाद कैसे करें बिलिंग, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल ने इससे पहले इनकम टैक्स ने एक खास कदम उठाया है, वो कदम उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने एनुअल रिटर्न में या तो अपनी आमदनी नहीं दिखाई है, छुपा ली है, या फिर कम दिखाई है, तो इनके लिए अब ई वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ई वेरिफिकेशन में कौन कौन से लोग आएंगे और इसके लिए क्या करना होगा। देखिए सेक्शन 139(8)A जो कुछ बजट पहले सुविधा लाई गई थी अपडेटेड रिटर्न की, कि अगर आपके रिटर्न में भूल से कुछ रह गया है या जानबूझ के कुछ रह गया है तो आपको 1 साल के अंदर आप उसको सुधारना चाहते हैं अपडेटेड रिटर्न करके, तो 25% फालतू टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा करा दीजिए। अगर आप 2 साल 1 साल पार करने के बाद 2 साल उसकी कुल सीमा है तो आप 50% आप उसको जमा कराइए और इंटरेस्ट जमा कराइए और आपकी वो भूल चूक माफ कर दी जाएगी। अब 19-20 वो पहला साल था लक्ष्मण जब ये सुविधा उपलब्ध होनी थी, तो उस पहले साल की अब 31 मार्च 2023 को अवधि पूरी हो रही है। तो डिपार्टमेंट ने करीब 68,000 रिटर्न्स उठाई हैं ई वेरिफिकेशन के लिए, और उन लोगों को यह मौका दिया, उनको नोटिस भी भेजे गए हैं, उन लोगों को यह मौका दिया गया है कि आप 31 मार्च 2023 तक अगर सुधारना है तो आपके पास आखिरी मौका है। जानबूझ के किया है या अपने अनजाने में किया है, 50% जमा कराइए और अपने पाप को धो डालिए, ये अंतिम मौका आपको दिया गया है। खुद समझदार हैं तो इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं जो इनकम टैक्स विभाग ने ई वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू की है। चलिए अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवाल जवाब की। चलिए चलते हैं हम लोग दिल्ली, जहां से रजा साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजा साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं, बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर क्या है, मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, तो मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया है, 2-3 रिटर्न फाइल नहीं की थी उसकी वजह से। ठीक है। अच्छा, तो अब मेरा ये शरद जी से सवाल है कि क्या इसका कोई हल है? शरद जी बैठे हैं तो हल होगा ही होगा। शरद जी कुछ हल है? जी हाँ रजा भाई, पहले तो रिटर्न का जरा ध्यान रखा करें, और हम जानना भी चाहेंगे किसके रेडीमेड गारमेंट से सप्लाई करते हैं। रजा भाई, पहले ये दिक्कत थी जरूर, जो लोग रिटर्न नहीं फाइल करते थे उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता था, अब भी होता है, पर अब एक सिस्टम में सुविधा लाई गई है
कि आप इसको अपने रिटर्न्स को फाइल करें और रिटर्न्स फाइल करके अपने पोर्टल पे जाके आप बताएं कि मैंने अपडेट कर दी है और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो फीस लगेगी आपको पता है 25 रुपए लगती है, मैक्सिमम 10,000 तक है, वो तो लगेगी लेट फी की, पर कम से कम आपका रजिस्ट्रेशन वापस आ जाएगा। तो इसको आप जरूर अवेल करें। बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ रिटर्न फाइल करने में थोड़ा सा ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा। ये सब दिक्कतें आगे चलकर नहीं आएंगी। कोहली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और दर्शकों से यही कहूंगा कि उनके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com। जी हाँ, tax@moneycontrol.com पर जब अपना सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि ऐसे ही हम आपसे सीधा अपने गेस्ट से कनेक्ट करा सकें। आपके मन में जो भी सवाल हो वो सारे सवाल आप पूछेंगे तो आपका सटीक जवाब आसान भाषा में आपको मिलेगा, जो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए सिंध सी आवाज़।